हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पूछते रहते हैं। इसी सिलसिले में मैं आज एक ये वीडियो बना रहा हूँ जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स के बारे में। ये इंस्टीट्यूट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में। यहाँ पे कई सारी परमानेंट गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी खासी सैलरी है, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हो सकता है कि ये जो पोजीशन जिसमें आप इंटरेस्टेड हो या आपकी एलिजिबिलिटी हो वो लास्ट में आए, तो इसीलिए ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और हम मोटिवेटेड होकर के आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लाने का प्रयास करते रहेंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये वेबसाइट देख लीजिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इस इंस्टीट्यूट का नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स है और ये इंस्टीट्यूट नोएडा में सिचुएटेड है। और यहाँ पे ये जो लिंक है इसको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं दे दूँगा ताकि आप क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे आ सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट इससे रिलेटेड जो भी PDF डॉक्यूमेंट होगा उसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से जा कर के आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पे कैरियर्स का टैब नज़र आएगा। कैरियर्स के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे 29/7/2024 को एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आई हुई है और वेरियस पोजीशंस NIB नोएडा के अंदर यहाँ पे एडवर्टाइज़ हुई है। आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो एक PDF डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इस PDF डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर रखा है और यहाँ पे मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है। शुरुआत में ये हिंदी में दिया हुआ है और उसके बाद ये इंग्लिश में दिया हुआ है, तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उसमें इस जो भी नोटिफिकेशन आया हुआ है उसको स्टडी कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश में बताने वाला हूँ कि कौन सी पोजीशन है, क्या है। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स के अंडर में पोजीशन आई हुई है और किसी भी पोजीशन को जब भी वो आती है तो सबसे पहले मैं आपसे कहता हूँ हमेशा कि एडवर्टीज़मेंट नंबर को ज़रूर ध्यान में रखिए। तो ये एडवर्टीज़मेंट नंबर है इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत सारी पोजीशंस आई हुई हैं और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। ठीक है, आप याद रखिएगा ये जो पोजीशंस हैं वो परमानेंट पोजीशंस आई हुई हैं और यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट आई हुई हैं। तो सबसे पहले इधर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में सीरियल नंबर, यहाँ पे पोस्ट दी हुई है और यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट दी हुई है। यहाँ पे स्केल ऑफ पेमेंट दिया हुआ है, मैट्रिक्स जो एज लिमिट का जो मैक्सिमम जो दिया हुआ है वो यहाँ पे है और इसके अलावा अलग अलग कैटेगरीज़ में कितनी पोस्ट आई हुई है वो यहाँ पे बताया गया है। तो अगर हम साइंटिस्ट ग्रेड 1 की बात करें तो टोटल एक पोस्ट आई हुई है। पे मैट्रिक्स जो है 1,23,100 का फॉलो होगा और 2,15,900 के आसपास रहेगा। और यहाँ पे जो NPA अगर मेडिकल पर्सनल हैं यानी कि मेडिकल फील्ड से आए हुए हैं तो उनको NPA भी दिया जाएगा, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस इसको बोलते हैं। तो क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे, वो जॉब कर रहे होंगे, तो NPA उनको दिया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ मेडिकल पर्सनल के लिए होगा, नॉन मेडिकल प्रोफेशनल वालों के लिए ये नहीं दिया जाएगा। दूसरा देखिए साइंटिस्ट ग्रेड 2, यहाँ पे 2 पोजीशंस आई हुई हैं। पे मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है। जूनियर साइंटिस्ट की बात करें तो यहाँ 2 पोजीशंस आई हुई हैं। पे मैट्रिक्स लेवल 7 फॉलो होगा, यहाँ पर भी पेमेंट पूरा दिया हुआ है। अपर एज लिमिट भी यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसको ज़रूर देखिएगा और अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच करते हुए चले जाइएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम साइंटिस्ट ग्रेड 2 की बात कर रहे हैं तो अनरिजर्व्ड के लिए एक पोजीशन है और EWS के लिए भी एक है। जूनियर साइंटिस्ट की बात करें तो यहाँ पे SC/ST के लिए कोई पोजीशन नहीं है, OBC के लिए एक है, अनरिजर्व्ड के लिए एक है और EWS के लिए भी कोई पोजीशन नहीं है। असिस्टेंट 2 की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पोजीशंस एक है। पे मैट्रिक्स देखिए 2 पे सेकेंड पे मैट्रिक्स फॉलो होगा 19,000 से 63,200 का, 27 साल अपर एज लिमिट है और यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की एक पोजीशन है। अब आइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस हिसाब से दिया हुआ है कि जो अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे सीनियर ग्रेड 1, ये सीरियल नंबर 1 की पोजीशन है और यहाँ पे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। अगर आप मेडिकल की फील्ड से हैं तो MBBS होना चाहिए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड कोई किसी इंस्टीट्यूट से। इसके बाद आपका PG होना चाहिए, मेडिकल डिग्री होनी चाहिए आपके पास माइक्रोबायोलॉजी की, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनो हिमेटोलॉजी या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं।
अगर आप नॉन मेडिकल फील्ड से हैं तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बैक्टीरियोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, फार्माकोलॉजी। तो देख सकते हैं फार्मेसी के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी, बायोकेमिस्ट्री के लिए भी, बैक्टीरियोलॉजी के लिए, काफ़ी वाइड एरिया के को कवरेज यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक बात और देखिए, अ मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एरियाज़। तो यहाँ पे आपका पास एक कहने का मतलब है कि आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा जा रहा है, तो इस बात को थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक, तो उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे और भी चीज़ें दी हुई है, जैसे कि एसोसिएटेड विद बायोलॉजिकल्स एंड बायोथेरेप्यूटिक्स, इनमें से किसी में भी आपका अगर एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो सीरियल नंबर 2 आया हुआ है, यहाँ पे साइंटिस्ट ग्रेड 2 की पोजीशन है। अगर इसको देखें तो एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो मेडिकल फील्ड के लिए भी है और नॉन मेडिकल के लिए भी, जैसे अभी पीछे वाला था। तो मेडिकल वाले में अगेन MBBS फ्रॉम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज कोई मेडिकल कॉलेज हो, इसके बाद आपका PG होना चाहिए इन सब्जेक्ट्स में, 5 साल का आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नॉन मेडिकल की फील्ड वालों के लिए दिया हुआ है मास्टर्स डिग्री अगर माइक्रोबायोलॉजी में हो, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। तो लगभग जैसे पीछे वाली पोजीशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, कुछ उसी तरीके का यहाँ पर भी है। इसके अलावा आपके पास मिनिमम 7 ईयर्स का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉलोइंग एरियाज़ में से कहीं से भी, कहीं के लिए भी। ठीक, तो इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए ABC करके 3 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से एरियाज़ में आपके पास एक्सपीरियंस हो सकता है। तो क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल्स, रिव्यू ऑफ टेक्निकल डोजियर्स ऑफ इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स, तो इन एरियाज़ में आपके पास एक्सपीरियंस होता है। या इवैल्यूएशन एंड रिव्यू ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स, किन किन एरियाज़ में, इनमें, या मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी सिस्टम्स में। तो इतने एरियाज़ में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं आप। यहाँ पे डिज़ायरेबल क्या है, एटलीस्ट 5 पब्लिकेशंस भी होने चाहिए। डिज़ायरेबल में है, एसेंशियल में नहीं है। तो अगर आपके पास ये पब्लिकेशंस नहीं भी हैं तब भी मुझे लगता है कि आपको अप्लाई करना चाहिए। सीरियल नंबर 3 पे आते हैं तो जूनियर साइंटिस्ट की पोजीशन है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर्स हो, क्लिनिकल माइक्रोबायो, बायोटेक, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बैक्टीरियोलॉजी। तो लगभग आप देख सकते हैं उसी तरीके की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखी है जैसे पिछली पोजीशंस में थी। और यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा 1 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, इन एरियाज़ में किसी में से भी होना चाहिए। सीरियल नंबर 4 में आते हैं तो असिस्टेंट 2 की जो पोजीशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 2 में कौन सी पोजीशन है। सीनियर ग्रेड 2 हमने बात करी था, जूनियर साइंटिस्ट, और 4th नंबर पे सीनियर असिस्टेंट 2 की पोजीशन है। तो सीरियल नंबर 3 तक हम बात कर चुके थे, सीरियल नंबर 4 में असिस्टेंट 2 की पोजीशन है। यहाँ पे बस 12th क्लास पास होना चाहिए 50% मार्क्स में, और आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सारे सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ दी गई है कि एक्यूरेट टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से आपको टाइप करना आना चाहिए इन इंग्लिश, और हिंदी की टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स और भी यहाँ पे मेंशन्ड है अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो। अब बात करते हैं अदर टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर ऑल द पोस्ट एज मेंशन्ड अबव। अब यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो ये चीज़ें ज़रूर पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। एज लिमिट की बात करते हैं तो क्रूशियल डेट जो डिटरमाइन करेगी आपके एज लिमिट को वो है 23/9/2024। तो इस तारीख तक आपकी जो एज लिमिट है वो होनी चाहिए, जो ऊपर अलग अलग पोजीशंस के सामने मैंने एज लिमिट बताई थी उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि रिलैक्सेशन एज में अवेलेबल है SC ST OBC के स्टूडेंट्स के लिए, जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स में होता है। याद रखिएगा कोई भी TA DA आपको पे नहीं किया जाएगा, रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट वगैरह जब भी होगा तो इसके लिए आपको कोई TA DA नहीं पे किया जाएगा, आपको खुद अपने फंड्स लगा करके जाना होगा, एग्ज़ाम देना होगा। अब बात करते हैं कि अगर आपको एक से अधिक पोजीशंस के लिए अप्लाई करना है तो सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा हर पोजीशन के लिए। सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर मल्टीपल पोस्ट विल नॉट बी अलाउड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अलग अलग पोजीशन में अप्लाई करना चाहते हैं, एक ही फॉर्म से हो जाएगा कि अलग अलग फिल करने पड़ेंगे, अलग अलग फिल करने पड़ेंगे, याद रखिएगा। जो भी स्टूडेंट्स OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उनका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो इस नॉर्म के हिसाब से होना चाहिए, ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा।
अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन किस तरीके से आपको देनी है या अप्लाई किस तरीके से करना है। यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने का कोई भी तरीका मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशंस गिविंग पर्टिकुलर्स एज़ पर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, अभी मैं फॉर्मेट दिखा दूंगा, उस फॉर्मेट के हिसाब से आपको एप्लीकेशन बनानी है। इसके साथ एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी देनी है और अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ को पेस्ट करना है उस एप्लीकेशन के ऊपर। और इसके अलावा जितने भी आपके सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ हैं अलग अलग सर्टिफिकेट्स की, चाहे आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, चाहे आपकी पढ़ाई से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स हों, उनको आपको अटैच करके भेज देना है डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यहाँ पे एड्रेस पूरा दिया हुआ है, इस एड्रेस को देख करके इसको भेज देना है। याद रखिएगा, फॉर्म जब आप भेज रहे होगे उसके एनवेलोप के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका नाम यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें तो अलग अलग पोजीशंस के लिए अलग अलग तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से वहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी। तो देखिए, फॉर साइंटिस्ट ग्रेड के लिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर साइंटिफिक ग्रेड 1 विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल डिस्कशन। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो यहाँ शॉर्ट लिस्ट होते हैं उनको पर्सनल डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी सूटेबल शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया अडॉप्ट करेगी, चाहे वो एक्सपीरियंस का होगा चाहे पब्लिकेशन का होगा, वो मेंशन नहीं है। साइंटिस्ट ग्रेड 2 की बात करें तो यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट्स को रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मेरिट लिस्ट रिटन टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे प्रिपेयर की जाएगी। मिनिमम 60% मार्क्स आपके लिए होने चाहिए आपके पास, तभी आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। कैंडिडेट्स इन द मेरिट लिस्ट विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल डिस्कशन। अगेन यहाँ पे पर्सनल डिस्कशन होगा। तो जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे ऊपर मतलब रिटन एग्जामिनेशन के बाद 1:10 के रेशियो में कॉल किया जाएगा पर्सनल डिस्कशन के लिए, और पर्सनल डिस्कशन का स्कोर जो है वो 40% वेटेज होगा। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई होगी। जूनियर साइंटिस्ट के लिए बात करें तो अगेन यहाँ पर भी रिटन टेस्ट होगा, और उसके बाद रिटन टेस्ट के बाद फिर आपको रिटन टेस्ट यहाँ पे हो जाएगा। मेरिट लिस्ट उसके बाद प्रिपेयर की जाएगी। हु स्टूडेंट्स आर क्वालिफाइंग, मिनिमम 50% मार्क्स यहाँ पे जनरल, EWS और OBC के लिए होगा। 40% मार्क्स होंगे इन केस ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड आउट ऑफ द कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग द क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटन टेस्ट। तो यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू जैसा मुझे नहीं नज़र आ रहा है फ़िलहाल के लिए, तो रिटन टेस्ट के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। यहाँ पे देखते हैं असिस्टेंट 2 की पोजीशन के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। तो दोनों होगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब मैं इसकी पोजीशन के बारे में डिटेल्स दे रहा था कि यहाँ पे टाइपिंग स्पीड की भी टेस्टिंग हो सकती है। तो स्किल टेस्ट में आपकी टाइपिंग स्पीड की टेस्टिंग होगी। ठीक, अब ये हो गया। लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है, 23/9/2024 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, तो ये बात ध्यान रखिएगा। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म जो है वो अवेलेबल है NIB की वेबसाइट पे, मैं अभी दिखा देता हूँ। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। अब देखिए यहाँ पे स्पेस फॉर फोटोग्राफ दिया हुआ है, आपको इसी स्पेस में फ़ोटोग्राफ लगानी है, और यहाँ पे सारा का सारा फॉर्म वगैरह फिल करके आपको जो भी एड्रेस मैंने अभी ऊपर बताया था उस एड्रेस के ऊपर आपको भेज देना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी, और अगर आप एलिजिबल हैं तो इस पोजीशन के लिए ज़रूर अप्लाई करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।